आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की फिजिक्स बताने जा रहा हूँ प्रकाश चैप्टर से। प्रकाश चैप्टर से अवतल दर्पण का उपयोग बताऊंगा दोस्तों। जो अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से जो हमारे कुल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बने थे दोस्तों। 6 प्रकार के प्रतिबिंब आपके बने थे, जो कि मैंने अगले वीडियो में आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर ये पहला प्रतिबिंब बना, ये दूसरा बना। मैं इसके बारे में आपको इसके पीछे वाली वीडियो में जाएंगे पार्ट 4 में, तो मैं उसमें अच्छे से बताया हूँ दोस्तों। तो इसमें आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसमें टोटल अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कुल टोटल 6 टाइप से बनते हैं। तीसरा, चौथा और हमारा ये पाँचवा यहाँ लिखा गया है, गलती हो गया दोस्तों, यहाँ पर है पाँचवा, हमारा पाँचवा और ये छठवां। 6 स्टेप होते हैं दोस्तों। 6 स्टेप मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसके बारे में मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, पार्ट 4 में अच्छे से बताया हूँ। अगर आप इसका 6 स्टेप अच्छे से समझना चाहते हैं तो पार्ट 4 हमारा वीडियो ओपन करिए, वहाँ पर आपको अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में अच्छे से बताया गया दोस्तों। तो हम यहाँ पर सीख लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग, जो कि मैं इसको नहीं बताया था, तो मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ दोस्तों, उपयोग कहाँ का होता है। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में मतलब कहने का मतलब इसका शेविंग करने के काम में आता है दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग। और जो दोस्तों है हमारा दूसरा नंबर है डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग आँख, दांत, नाक, गले इत्यादि की जांच करते हैं। डॉक्टर भी जितने भी जांच करता है, जो हमारे डॉक्टर होते हैं जो जांच करते हैं, वो भी हमारे अवतल दर्पण का ही प्रयोग लेके उसका जांच करते हैं, आँख, दांत, नाक का, गले का है। ठीक है दोस्तों। इसमें अंग भली भांति दिखाई देता है। मतलब अवतल दर्पण से जब हम किसी भी आँख, दांत, नाक को जब चेक करेंगे, तो इसके द्वारा अवतल दर्पण के द्वारा जो हमारा अंग रहेगा वो हमको बहुत अच्छे से दिखाई देगा दोस्तों, बहुत ही क्लियर दिखाई देगा, साफ सुथरा। और अवतल दर्पण का प्रयोग टार्च और होता है, मोटर कारें जो होती हैं, और हमारा होता है सर्च लाइट भी होता है, तथा हमारा होता है रेवले होता है, रेवले इंजन जो हमारा होता है, रेल का इंजन होता है दोस्तों, रेलवे इंजन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रेलवे रहना चाहिए, रेलवे का इंजन दोस्तों, यहाँ पे लिख देना है रेलवे का इंजन में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है दोस्तों। जो रेलवे के इंजन में जो प्रकाश रहती है दोस्तों, उसकी जो किरण बहुत ही दूर तक जाने के लिए हम उसमें क्या लगा रहता है दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग लगा रहता है दोस्तों। तो इसका तो प्रयोग अब हम सीख लिए हैं। तो हमारा मेन टॉपिक है वो अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बारे में तो मैंने आपको पिछले वीडियो में, अगला यहाँ से स्टार्ट होगा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ये हमारा मेन टॉपिक है दोस्तों। तो आइए हम समझ लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अब देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है, पहले हम वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। हमारा कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। मैं आपको फिगर समझा दे रहा हूँ दोस्तों। मैं इस फिगर को अलग से छाप के नहीं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और समय भी लगेगा, और इसीलिए मैं ऑलरेडी पहले से सब कुछ लिख के तब मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे समझाता हूँ दोस्तों, ताकि हमारा वीडियो छोटा बने और ज़्यादा बने। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, अनंत पर है हमारा कोई वस्तु, क्या है, अनंत पर है, अनंत है। और ये क्या हमारा मुख्य अक्ष है दोस्तों। ये जो हमारी ये सीधी लाइन होती है दोस्तों, ये हमारी मुख्य अक्ष होती है दोस्तों। ये क्या होती है, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से टकराती है तो परावर्तित हो जाती है। ये उत्तल दर्पण में परावर्तित हो जा रही है। अवतल दर्पण में भी ऐसा होता था दोस्तों। उसमें भी अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई जा रहा है, अगर गोलीय दर्पण से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ऐसे इसमें भी हो रहा है, उत्तल दर्पण में भी टकराने के बाद परावर्तित हो जा रहा है। यहाँ से भी कोई प्रकाश किरण जा रही है, गोलीय दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो रहा है। अब ये जो पीछे जा रहा है इसके बारे में समझिए दोस्तों। जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से टकराएगी तो ये
कुछ इस टाइप से इधर चली जाएगी। तो यह पीछे क्यों आ रहा है, समझिए दोस्तों। यहाँ पे क्या लगा है, लेप लगा है पीछे। ये हमारा क्या है, एक कांच का गोला है, कांच का गोला है। और इस कांच के गोले को हम क्या करें, पीछे साइड में लेप कर दिए। लेप मतलब पेंट कर दिए, मान लीजिए पेंट कर दिए पीछे साइड, ताकि प्रकाश किरण पीछे न जा पाए। तो अगर हम यहाँ पर सपोज अगर लेप न लगाए होते तो जब यहाँ से प्रकाश यहाँ जाता, टकराने के बाद यहाँ से रिटर्न होता, तो रिटर्न वाली प्रकाश जब यहाँ से रिटर्न होता तो ये वाली लाइनें कुछ ऐसे कुछ इस पीछे भी तो जाती। अगर हम लेप ना लगाए होते तब पीछे भी तो जाती। ऐसे यहाँ भी जब यहाँ से अगर लेप ना लगा होता तो यहाँ से टकराने के बाद ये वाली जो लाइनिंग है ये यहाँ से मतलब यहाँ से टकराने के बाद ऐसे सीधा निकल रही है, तो ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे पीछे भी जाती है। और जब पीछे जाती है तो कहाँ पर जाती, दोनों रेखाएं कहाँ कट करती, फोकस पर कट करती दोस्तों, फोकस पर कट करती। तो यही हमारा क्या होगा, प्रकाश द्वारा बना प्रतिबिंब यही है दोस्तों। और इसमें कुछ स्टेप है, देखिए हम मतलब इसका कुछ नियम है। जैसे क्या है, वस्तु की स्थिति अनंत पर रहनी चाहिए। जो हमारी वस्तु की जो स्थिति रहनी चाहिए वो अनंत पर रहनी चाहिए, अनंत से कोई प्रकाश की किरण जा रही है। प्रतिबिंब की स्थिति, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा दोस्तों, दर्पण से कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, मुख्य फोकस पर। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा दर्पण से पीछे बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा दोस्तों प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसा होगा दोस्तों, आभासी, सीधा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा होगा दोस्तों। और आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से क्या होगा, अत्यंत छोटा होगा। तो अगला इसका देखते हैं, दूसरा किस टाइप का बनता है। जब हम वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच लेंगे, वस्तु अनंत पर हो और ध्रुव के बीच में हो, ये हमारा वस्तु अनंत हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं अनंत दोस्तों, ये हमारा अनंत हो गया, ये हमारा ध्रुव। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में लेते हैं तब वहाँ से प्रकाश की किरण डालते हैं तो वो रिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब परावर्तित हो जाता है। ये तो आपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा कि जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो गोली दर्पण से टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अगर यहाँ पीछे साइड लेप ना लगा होता तो यहाँ पे भी डैश डैश करके मुख्य फोकस से होकर जाती। यहाँ पे जैसे डैश डैश करके दिखाया गया दोस्तों। अब अगला जो हमारा, यहाँ से जब प्रकाश की किरण डालेंगे, यहाँ से ऐसे जब यहाँ से प्रकाश की किरण डालेंगे यहाँ से टकराने के बाद फिर वापस रिटर्न चली जाएगी। क्यों जाएगी दोस्तों, क्योंकि अगर ये प्रकाश किरण पीछे जाता है तो कहाँ जाता है, वक्रता केंद्र पर जाता है। और जब कोई भी प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब कोई भी प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। टकराने के बाद पुनः क्या होती है, उसी मार्ग में वापस निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम समझ लेते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो है RS है, यहाँ पर कोई हमारा वस्तु है, यहाँ पर भी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम समझ लेते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग क्या होता है, देखते हैं उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। उपयोग आपने अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ा था, आपको याद भी होगा अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता था। अवतल दर्पण का प्रयोग हम किसी भी चीज़ को दूर तक देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते थे, और टार्चों में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता था। डॉक्टर लोग भी चेकअप करने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते थे। तो ये सब चीज़ें हमने अवतल दर्पण के बारे में बताया। अब हम उत्तल दर्पण का प्रयोग थोड़ा समझ लेते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता कहाँ है। तो आइए हम समझते हैं। जो हमारा उत्तल दर्पण होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण जो होता है हमारा, उत्तल दर्पण मोटर, कारों और ट्रकों आदि में चालक की सीट के बगल के पास लगा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जो हमारा मोटर होता है, मोटर, कार, ट्रक जो हो ये सब होते हैं, आप देखे होंगे कि उसमें चालक के सीट के पास लगा होता है, जिससे चालक अपनी पीछे आने वाली दर्पण को देख सके तथा अपना वाहन सुरक्षित रूप से चला सके। ठीक है दोस्तों, चालक के बगल में लगा रहता है दोस्तों। वहाँ पर कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग दोस्तों।
उत्तल दर्पण का प्रयोग लगा रहता है। और उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि उसमें एकदम साफ सुथरा और पूरा प्रतिबिंब अच्छे से दिखाई देता है दोस्तों। पीछे कौन आ रहा है उसमें एकदम क्लीन दिखाई देता है दोस्तों। तो वहाँ पर क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग लगा रहता है, ताकि हमारे जो चालक होते हैं वो सुरक्षित अपना गाड़ी चला सके और उनको कोई समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों। और अगला जो हमारा इसका दूसरा कारण है, मतलब इसमें दूसरा जो हमारा उपयोग है, उत्तल दर्पण का प्रयोग सड़कों तथा बाजारों पर लगे प्रकाश लैंपों में परावर्तन तलों के रूप में किया जाता है, जिससे प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैले। दोस्तों जो हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, आप देखेंगे कि सड़क, मोहल्ले, गली में जो लगे ऊपर लैंप लगे रहते हैं, जो हमारे व्हीलर में खम्भे में जो हमारे लैंप लगे रहते हैं, आप वो जो लैंप लगा रहता है दोस्तों, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग हुआ रहता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता क्यों है दोस्तों? उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ताकि जो लाइट हो फैल के दे, मतलब एक ही स्थान पर ना दे, वो लाइट क्या हो जाए, फैल जाए। तो उस लाइट को फैलने की कारण क्या है, उत्तल दर्पण का उसमें लगा होना। और अवतल दर्पण का प्रयोग भी लाइट में करते हैं दोस्तों, मगर उसका क्या काम होता है लाइट में? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है कि लाइट को सीधे लेके जाना, दूर तक लेके जाना। फिर समझा रहा दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग जब भी लाइटों में लगा रहता है तो लाइट का काम क्या करता है, वहाँ पर सीधे दूर तक लेके जाना। जैसे टॉर्च में, टॉर्च आप जब भी आप जलाओगे देखोगे एक स्थान पर लाइट नहीं देगा, वो सीधा लेके जाएगा दूर तक। ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जैसे आप देखेंगे ट्रेन में जब आगे लगी रहती है जो लाइट, वो एक स्थान पर लाइट देती है क्या दोस्तों? अगर एक ही स्थान पर लाइट देती है तो वो क्या होता है, वहीं पर पास में ही लाइट देती है और दूर तक उसे नहीं दिखाई देता है। तो वहाँ पर हम अवतल दर्पण का प्रयोग किए रहते हैं, ताकि हमारी ट्रेन चालक जो है वो दूर तक देख ले कि आगे कोई है तो नहीं। तो उस दर्पण में, मतलब उस लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग इसीलिए लगता है कि ताकि उसकी रोशनी क्या हो, बहुत दूर तक जाए। और उत्तल दर्पण का प्रयोग इसीलिए लगा होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हमारी लाइट एक ही स्थान पर है और फैल जाए, पूरा फैल के लाइट दे दोस्तों। जैसे सड़कों पर देखे होंगे लगा होता है, वहीं पर लाइट जब वहाँ पर बढ़ती है तो एक ही स्थान पर पूरा फैल जाती है दोस्तों। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आइए हम आगे समझते हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के नियम। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के नियम कैसे वर्क करता है दोस्तों? गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी दोस्तों, नियम नहीं, सॉरी नियम मैंने बोल दिया था। क्या बताना आपको? चिन्ह परिपाटी दोस्तों। ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, चिन्ह परिपाटी आपको जानना, कि हमारे सवाल में जब माइनस प्लस आ जाता है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये माइनस क्यों आ रहा है, प्लस क्यों आ रहा है। तो आप इसी चिन्ह परिपाटी से ही समझ लेंगे दोस्तों। तो आइए समझ लेते हैं पहले इसका डिफिनेशन, फिर उसके बाद हम आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में समझा रहे हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन में दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण जो होता है, दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी। ध्यान दें दोस्तों, हमारा कोई दर्पण है, दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मतलब जो वस्तु की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, फोकस दूरी होती है, इन लोग को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित चिन्ह दिया गया है दोस्तों। एक निश्चित चिन्ह दिया, मतलब निर्देशांक ज्यामिति की एक निश्चित चिन्ह दिया गया है दोस्तों। कि फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस, प्रतिबिंब की दूरी प्लस होती है कि माइनस, वस्तु की दूरी प्लस होती है कि माइनस। तो इन्हीं को बताने के लिए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग होता है दोस्तों। मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के पहले आप देखे होंगे
कि प्लस माइनस लगा होता है दोस्तों। क्यों लगा होता है? ये चिन्ह परिपाटी की वजह से ही लगा होता है। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जो हमारा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? चिन्ह परिपाटी कहलाता है दोस्तों। तो आइए हम समझते हैं कैसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है? कोई मुख्य फोकस है, ठीक है। ये हमारा क्या है? मुख्य फोकस। ये क्या है? हमारा ध्रुव है, ठीक है दोस्तों। अब इस साइड हमारा क्या है? ध्रुव के दाईं ओर, दाहिने ओर ये ध्रुव है, ध्रुव के दाईं ओर की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। याद रहना चाहिए दोस्तों, सवाल में बहुत ही ज़रूरी है इसका प्रयोग। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपका सवाल कभी गलती नहीं होगा। तो समझते हैं, ध्रुव की दाईं ओर की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और क्या होती है? ध्रुव की बाईं ओर की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। मतलब इस साइड दूरी धनात्मक होती है, इस साइड दूरी धनात्मक होती है दाहिने तरफ, और बाएं तरफ ध्रुव की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला नंबर आगे समझ लेते हैं। ये हमारा क्या? मुख्य फोकस, मैंने इसको बताया था। और ऊपर की तरफ ध्यान समझिएगा दोस्तों, जो ऊपर की ओर लंबाई क्या होती है? धनात्मक होती है। ऊपर की ओर की लंबाई क्या होती है? धनात्मक होती है। और नीचे की ओर की लंबाई क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये तो आप लोग ज्यामिति में पढ़े ही होंगे। ऐसे जब ज्यामिति आपको पढ़ाया जाता था तो दाहिनी तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस, ठीक है। ऊपर तरफ प्लस, नीचे तरफ माइनस, ये सब तो आपको ज्यामिति में बताया गया होगा दोस्तों। सेम टू सेम उसी तरह तो है ये। दाहिने तरफ प्लस, बाएं तरफ माइनस, ठीक है दोस्तों। ऊपर की ओर की लंबाई धनात्मक, नीचे की ओर की लंबाई ऋणात्मक। देखिए दोस्तों, इससे यही कोऑर्डिनेट की जैसा काम कर रहा है। दाहिने तरफ प्लस, बाएं तरफ माइनस। क्लियर हुआ? दाहिने तरफ प्लस, बाएं तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस, ठीक है। ये हमारी लंबाई है दोस्तों। ये क्या हमारी लंबाई है? तो ऊपर की तरफ लंबाई क्या होती है दोस्तों? धनात्मक होती है। और नीचे तरफ की जो वस्तु की लंबाई होगी वो ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? ऋणात्मक होगी। और ऊपर की तरफ वस्तु की लंबाई क्या होगी दोस्तों? धनात्मक होगी। और ये हमारा जो यहाँ से ऐसे जाता है क्या था? आपतित किरण की दिशा होती है दोस्तों। आपतित किरण की क्या होती है? दिशा होती है। बस यही इसमें आपको समझना था दोस्तों, याद रहना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, दाहिने तरफ प्लस, बाएं तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। बस यही आपको चिन्ह परिपाटी में समझना है दोस्तों। और आगे हम समझते हैं। अब यहाँ पर तो आपको पता ही होगा कि कहाँ फोकस रहता है, कहाँ वक्रता केंद्र रहता है। ये आप लोग को बताया गया है दोस्तों। ये आप लोग को बताया गया पीछे वाले क्लास में कि यहाँ फोकस रहता है, यहाँ वक्रता केंद्र रहता है। तो ये सब आपको बताया गया है दोस्तों। तो आइए हम आगे समझते हैं। पहला देखते हैं। दर्पण पर, मतलब उसका नियम समझते हैं। दर्पण पर जब कोई हमारा दर्पण होता है, मतलब प्रकाश का जो, मतलब सॉरी, गोली दर्पण जो होता है हमारा, कांच का जो एक दर्पण होता है, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। कोई भी दर्पण हो तो उस पर जब प्रकाश की किरण क्या होती है? ज़्यादातर बाईं ओर से ही आपतित होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस साइड से आपतित होती हुई प्रतिबिंब किरण गई थी दोस्तों। मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर छाप दे रहा हूँ, फिर आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा छोटा सा फिगर यहाँ पर छाप दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर भी ये हमारा मुख्य अक्ष जाएगा,
ये इस साइड प्लस रहेगा, इस साइड माइनस, ऊपर के साइड प्लस रहेगा, नीचे के साइड माइनस। और यहाँ ये हमारा क्या है, दर्पण है, ये हमारा दर्पण है। यहाँ से जब प्रकाश की किरण जाएगी तो कहाँ जाएगी दोस्तों, जब प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से जाती है दोस्तों। ये हमारा क्या है, प्रकाश की किरण है दोस्तों। मैं यहाँ से समझा दे रहा हूँ एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं फिर से एक बार फिगर बनाया हूँ, यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए क्या कर रहा है, दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित होती है। तो कोई हमारा दर्पण है, जब प्रकाश किरण सदैव क्या होगी, बाईं ओर से आपतित होती है, हमेशा इधर से आपतित होती हुई जाती है दोस्तों। अब अगला स्टेप क्या कर रहा है, अगला दूसरा स्टेप जो हमारा है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है। जितनी भी दूरी नापी जाती है वो दर्पण की जो ध्रुव है, दर्पण का ये ध्रुव जो है, दर्पण के ध्रुव के मुख्य अक्ष, ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष, ये जो सीधी चली गई यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है दोस्तों। ये क्या है, हमारा मुख्य अक्ष है दोस्तों। तो इसमें यही कह रहा है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है। दर्पण का जो ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव के मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है। ये जो एक सीधी लाइन है, ये मुख्य अक्ष है दोस्तों। दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष के साथ में नापी जाती हैं सभी दूरियां। आगे अगला जो हमारा दोस्तों है, तीसरा नंबर, वो है हमारा दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के दाहिने साइड दर्पण के दाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की दिशा में, फिर समझा देना दोस्तों, जो दर्पण की दाईं ओर होती है दोस्तों, समझिए, दर्पण के दाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है दर्पण की दाईं ओर, हम कहाँ गए दोस्तों, दर्पण की दाईं ओर, ये दाईं ओर है, दाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की दिशा, आपतित किरणों की दिशा नापी गई दूरियां धनात्मक के साथ ली जाती है दोस्तों। तो ये हमारा क्या होता है, धनात्मक की ओर जा रही है दोस्तों, तो ये क्या होता है दोस्तों, इसे प्लस में लिया जाता है। अगला जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, इसे समझ लेते हैं। चौथा नंबर, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, जो दर्पण का जो ध्रुव होता है इसके बाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। आपतित किरणों की विपरीत दिशा, देखिए समझिए दोस्तों, ये आपतित किरण की विपरीत दिशा, इधर इस साइड विपरीत दिशा में दूरियां क्या ली जाएगी दोस्तों, देखिए प्रकाश की दिशा में दूरियां हमेशा प्लस में ली जाएगी दोस्तों, और प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरियां हमेशा माइनस लिया जाएगा दोस्तों, ये याद रखना चाहिए। ये प्रकाश की दिशा मतलब इधर अपने दिशा में जा रही है, उधर दर्पण की दिशा में जा रही है, तो दूरी हमेशा किस में ली जाएगी, प्लस में। और प्रकाश की मतलब उसी दर्पण की विपरीत दिशा में दूरी क्या ली जाएगी दोस्तों, माइनस ली जाएगी। ये आगे चल के आपको बताया जाएगा, आप यही समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। तो यही कह रहा है, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। ये मैंने आपको समझा दिया। देखिए, आपतित किरणों के विपरीत दिशा में दूरियां क्या ली जाएगी, माइनस ली जाएगी दोस्तों। अगला क्या है, अगला नंबर, वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयाँ, जो वस्तु होती है और जो प्रतिबिंब होती हैं, वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक होती है दोस्तों। समझिए दोस्तों, जो हमारी वस्तु की, देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है दोस्तों, मुख्य अक्ष है, ये लाइन जो सीधी गई मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के ऊपर जो वस्तु की दूरी होती है वो धनात्मक में ली जाती है। मुख्य अक्ष के जो ऊपर वस्तु की दूरी जाएगी वो धनात्मक में रहेगी, और मुख्य अक्ष के, ये हमारा मुख्य अक्ष है ना, और मुख्य अक्ष के जो नीचे जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो ऋणात्मक में ली जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। इसका फिगर मैं तो आपको पहले ही पीछे बताया हूँ। तो आइए हम आगे समझते हैं। अगला नंबर,
अगला नंबर जो हमारा है, गोली दर्पणों की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस f में संबंध। अब आप लोग को संबंध बताएंगे दोस्तों। वैसे तो संबंध जो है आप लोग को प्रूव करना हाई स्कूल में प्रूव करना नहीं होता है, तब भी मैं आपको प्रूव करना भी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो वो हमारा अगले वीडियो में चलेगा प्रूव करने वाला। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को भी प्रेस करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। तो मैं आप लोग को अच्छे से इसके बारे में एकदम विधिवत VIP एक छोटे ही ट्रिक में आपको बताऊंगा कि R और F में संबंध है, R और F में संबंध, ठीक है दोस्तों। आपको एकदम ही छोटे में बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों। वैसे जो संबंध होता है वो प्रूफ तो हाई स्कूल में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस सूत्र लिख दीजिए काम हो जाएगा। मगर आपको जानना तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं प्रूफ सहित बताऊंगा दोस्तों। अगर आप प्रूफ करना नहीं सीखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट सूत्र लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और आप प्रूफ करना भी सीखना चाहते हैं दोस्तों तो मैं आपको अगले वीडियो में पार्ट नंबर 6 आपको बताएंगे। उसमें आपको प्रूफ करना आपको बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से प्रूफ करना बताएंगे दोस्तों अगले पार्ट में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।